बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। मैं सांवली से लड़की हूँ, मेरा वक्त मुझसे रूठा सा। औरत होना और थोड़ा सांवला होना एक ऐसा कहर है जिसका कोई इलाज नहीं। मैं समझती थी मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता, मगर ये तो काली, गोरी, चिट्टी, गदली और कई रंगों की होती है। मुझे चाय पीते हुए ये एहसास होता था कि चाय का बस एक ही जायका होता है जो सबको अच्छा लगता है, जिसका नशा सबको एक जैसा लगता है, लेकिन इसके भी कई रंग होते हैं। तहजीब ने चाय का कप सॉसर में रखते हुए एक ठंडी सांस भरी। रंगों पर आकर बात क्यों रुक जाती है? हमारा मुआशरा इतना सफा क्यों है हैदर? मुझे मालूम नहीं था कि कभी मुझे सांवली रंगत के हाथों इतना जिज्र किया जाएगा। हैदर खामोशी से इसके सांवले सलोने चेहरे को बगौर देख रहा था। तहजीब, मुझे ये सांवली रंगत बहुत पसंद है, बाकी लोगों की फिक्र करना छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं हैदर? तहजीब की आवाज़ कदरे ऊंची हो चुकी थी। मैं कैसे नज़रअंदाज कर दूं लोगों को जो दिन रात मुझे ये ताने देते हैं कि मेरा रंग काला है। इतना ही मेरा रंग चुभता था तो मुझे ब्याह कर इस घर में क्यों लाए? क्यों मुझे बार बार ये बावर कराया जाता है कि मैं काली हूँ? क्यों मुझे बात बात पे जलील किया जाता है? क्यों, आखिर क्यों? तहजीब की आवाज़ में दर्द भी शामिल हो चुका था। अच्छा, मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं चलता हूँ। हैदर चाय का कप ट्रे में रखता हुआ उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की जानिब चल दिया। आज फिर आप मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर जा रहे हैं। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। असल में आप कुछ कर ही नहीं सकते, ना ही आपके पास इसका कोई हल है। हैदर को जाते देखकर वो बोलती जा रही थी, जबकि हैदर कब का नजरों से ओझल हो चुका था। कैसे छोड़ दूं इस बात को? कैसे इन लोगों को नजरअंदाज कर दूं जो हर वक्त मेरे इर्द गिर्द रहते हैं? जिंदा और जावेद, तेज तरीन बिनाई के मालिक, जिन्हें स्याह सफेद का फर्क साफ दिखाई देता है। कैसे नजरअंदाज करूं? वो चाय के कप को बगौर देखते हुए सोचों के भंवर में डूब चुकी थी। तहजीब, ऊपर वाला पोर्शन तुमने साफ कर दिया? अगर नहीं किया तो जल्दी कराओ, क्योंकि इसके बाद खाना भी बनाना है तुमने। जल्दी सारे काम कर लिया करो, फुर्ती दिखाया करो। कितनी बार कहा है, मुझे बार बार कहना पड़ता है। आयशा बेगम ने बहू को तमाम कामों की लिस्ट मुंह जुबानी तैयार करके दे दी थी। लेकिन अम्मी, मायदा अपने कमरे में आराम कर रही है, एक काम इसे भी सौंप दे। खाना ही वो बना लेती तो काफी था। वो दिल की बात जुबान पर लाए बगैर दिल ही दिल में सोचती रह गई, क्योंकि अगर जुबान पर लाती तो पिछली बार की तरह इसे मुंह की खानी पड़ती। पिछली बार जब इसने मायदा का नाम लिया था तो हैरानकुन तौर पर आयशा बेगम ने मायदा की झूठी तारीफों के पुल बांध दिए थे, जैसे वो मायदा की सास नहीं बल्कि सगी माँ हो। कैसी हो मायदा बेटी? अरे उठो मत, लेटी रहो, आराम करो। वैसे भी लेडी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने का कहा है। सास को कमरे में आता देखकर मायदा उठने की जसारत कर ही रही थी कि सास साहिबा ने इसे उठने से ही मना कर दिया। इतनी छोटी सी बच्ची है तुम्हारी, इसको संभालना ही जो शेर लाने के मुतरादिफ है। थकावट तो होनी थी, तुमने यकीनन दूध भी नहीं पिया होगा। लो मैं लेकर आती हूँ। आयशा बेगम ने मायदा की तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए उठने का इशारा किया। नहीं मामा जानी, मैं खुद ही दूध ले आती हूँ, आप बैठे ना। वैसे भी तहजीब भाभी पहले ही जलती रहती हैं, वो फिर सोचेंगी कि सास इसकी इतनी सेवा करती है। मायदा ने साफ अल्फाज में भाभी के मुतालिक बदगुमानियां सास के सामने पेश कर दी। मायदा को सास ने खुद पसंद किया था, पूरे खानदान को मायदा बहुत पसंद थी। जब से मायदा को ब्याह कर इस घर में लाया गया था, तब से सब आयशा बेगम के गुण गाने लगे थे। मायदा के नखूश इतने अच्छे तो ना थे, मगर रंग बेतहाशा घोड़ा था। इसका यही घोड़ा रंग इसके खूबसूरत नसीब बन के चमक उठा था। शौहर की बेपनाह लाडली और सास ससुर की शहजादी करार पाई थी। गोरे रंग की वजह से वो तख्त पर बिठा दी गई, इसे तमाम अमूर सल्तनत थमा दिए गए। वो मलका आलिया करार पाई और सांवली रंगत वाली शहजादी को घर के किसी कोने में रहने के लिए जगह दी गई, जहां इसे तमाम नौकरों वाले कामकाज की लिस्ट थमा दी जाती थी। सास साहिबा मायदा को बेड से नीचे भी न उतरने देती। पहले ही साल खुदा ने इसे बेटी जैसे ही रहमत से नवाज दिया। पहले साल अब मायदा और उसकी बेटी के नाज नखरे हर कोई जी भर के उठाता था। वजह इसका गोरा रंग था। ये घराना पिछले 8 साल से तहजीब को अपने सामने चलता फिरता और काम काज करते देख रहा था। अब 8 सालों के बाद एक खूबसूरत दिलनशीन गोरी चिड़ती और हसीन बहू मायदा की शक्ल में मिली तो इसके नाज नखरे उठाना इनको अपना अवलीन फरीजा लगता था। वो इतनी नाजुक थी कि कोई भी हल्का सा काम कर लेती तो बीमार पड़ जाती, जबकि तहजीब तो मायदा से भी ज्यादा नाजुक पली थी। मगर इसका कसूर ये था कि वो सांवली थी। खुदा ने इसे खूबसूरती के साथ साथ नाजुक दिल भी दिया था, लेकिन रंग सांवला दे दिया, जो इसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया।
माँ मुझे कहा करती थी तुम तो बहुत प्यारी हो। कभी माँ ने मुझे जाहिर नहीं होने दिया कि मैं सांवली लड़की हूँ। मुझे दुनिया कबूल नहीं करेगी। कॉलेज में दोस्तियाँ कहाँ थी। तुम्हारे चेहरे में बला की कशिश है। कभी किसी दोस्त ने कहा ही नहीं कि काला रंग भी भला दिलनशीन हो सकता है। हमेशा मेरी बेस्टी ये कहती कि तहसीब, सांवले रंग में बड़ी कशिश होती है और जो भी तुम्हें देखता है एक बार डूब सा जाता है। शादी के बाद महसूस हुआ वो झूठ बोलती थी। इसने कभी मुझे बावर ही नहीं करवाया कि मैं सांवली रंगत वाली लड़की भला कब किसी को भा सकती हूँ। पिछली सारी जिंदगी मैंने खुशफहमियों में गुजार दी। कभी किसी ने मुझे महसूस ही ना होने दिया कि मेरी रंगत इस माशरे के लिए काबिल कबूल नहीं है। मुझे तो मालूम ही न था कि शादी के बाद मुझे ये सब बातें बावर कराई जाएंगी। मुझे अच्छी तरह बताया जाएगा कि रंग काला है मेरा। सफेद रंग को पूछने वाले सफेद पोश दुनिया काले रंग को कब अहमियत देती है। तुमने नमक तेज कर दिया है। तुमने पिछले बार भी खाने में नमक तेज कर दिया था। तुम्हारा ध्यान खाना पकाने की तरफ नहीं होता तहजीब। आयशा बेगम ने निहायत शाइस्तगी से तहजीब को इसकी गलती पर डांट दिया। सॉरी अम्मी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अचानक ख्यालों से निकलकर इसने सास से माफी मांगी। सॉरी। थोड़ा बहुत काम ऐसे करती है जैसे एहसान कर रही है। बुड़बुड़ाती हुई आयशा बेगम किचन से बाहर आ गई। ओहो, तुम क्यों कपड़े धोने लगी? काम वाली किसने लगवाई है? इससे क्यों नहीं कहा तुमने? आयशा बेगम मायदा को कपड़े धोते देखकर छटपटा गई। मेरी बच्ची, धूप में तुम्हारा रंग सफेद रंग मान पड़ सकता है। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैंने इसलिए काम वाली लगवा रखी है। छोड़ दो ये कपड़े। सास बदस्तूर इसके हाथ से कपड़े लेते हुए इसे कपड़े धोने से मना कर रही थी। मामा जानी, आसिम के सारे कपड़े धोने वाले पड़े हैं और वो मुझे कह रहे थे कि कोई भी कपड़ा साफ नहीं मिल रहा। काम वाली ने तो कल आना है। मैं कल तक वेट नहीं कर सकती। मायदा ने नाजो अदा से सास को जवाब दिया। जिस तरह घर के सब लोग इसके नाज नखरे उठाते थे इस तरह वो खुद भी नाज नखरे उठवाती थी। सफेद रंग की नाजुक शहजादी हर बात का जवाब फूलों में परोकर शाइस्तगी और अदाओं से देती थी। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ धुलवाती हूँ। तुम ऐसे इतने सारे कपड़े धोगी। आयशा बेगम भी इसके साथ कपड़े धोने लगी, जिसका मायदा को बिल्कुल भी एतराज नहीं था। तहजीब दूर खड़ी ये सारा नजारा देख रही थी। वो दम बखुद रह गई। आयशा बेगम इस उम्र में अपनी लाडली बहू के साथ कपड़े धोने लगी थी, जबकि तहजीब ने तो हमेशा पूरे घर के कपड़े अकेले धोए थे। कभी किसी काम वाली का जिक्र नहीं हुआ था, न किसी ने आकर कभी मदद की थी। और आयशा बेगम ने तो कभी इसकी मदद करने की खातिर किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। आज जब वो मायदा के साथ हर काम में हाथ बटाती थी, अव्वल तो इसे कोई काम करने ही नहीं दिया जाता था। अगर वो किसी काम को हाथ लगा लेती तो आयशा बेगम आगे बढ़कर खुद इसका काम कर देती। भीगी पलकों के नीचे आंखों की पतलियां धुंधलाकर माजी में कहीं चली गई। मायदा तो सिर्फ अपने शौहर के कपड़े धोने लगी है, मैं तो पूरे घर के कपड़े बगैर किसी ख्याल और खुजत के धोती रही हूँ। पिछले 8 साल में मैंने हर काम अकेले किया है। कपड़े धोते हुए कभी सास साहिबा मेरे पास नहीं आती थी, बल्कि सारे कमरों से ढूंढ ढूंढ कर सबके गंदे कपड़े लाकर मेरे पास रख जाती थी। कभी काम वाली भी नहीं रखी थी, मैं खुद सारा काम करती थी। मायदा को कितनी खुशकिस्मत है और मैं ठहरी कमबख्त। मेरा रंग मेरे आड़े आ गया। क्या सांवली रंगत नफरत करना सिखाती है? क्या मोहब्बत हमें गोरे रंग से करनी चाहिए? हमारा माशरा सांवले लोगों को छूत समझता है क्या? यह नाइंसाफी मेरे साथ क्यों? क्या मुझे भी मोहब्बतें पाने का हक हासिल नहीं? मेरी किस्मत में किसी की जरा भी हमदर्दी नहीं। मेरे हिस्से में ससुराल में किसी बड़े का प्यार नहीं। ये सब मायदा के हिस्से में क्यों? वो खुद से बातें करती हुई चाय बना रही थी। मैं 3 बच्चे हुए, कभी किसी ने क्या आराम कर लो, बच्चा हमें पकड़ा दो, खुश सो लो। मैं बच्चे भी संभालती और घर भी संभालती रही। मायदा तो कितनी खुश नसीब है। तेरा सफेद गोरा रंग तेरे लिए खुश नसीबी का बायस है। तुझे तेरी सास ना तो धूप में खड़ा होने देती है, ना तुझे चूल्हे के सामने ज्यादा देर तक खड़ा होने देती है, ना ही तुझ पे ज्यादा बोझ डालती है। तेरी इकलौती बच्ची को उठा के रखती है ताकि तुम नींद पूरी कर लो। मैंने तो कभी नींदें भी पूरी नहीं की। मेरी नींदों का ख्याल ही कभी किसी को नहीं आया। क्या मुझे सुकून की नींद लेने का हक हासिल नहीं मौला? वाह रे मायदा, तुमसे कितनी मोहब्बत करता है सारा घराना। सोचती हुई तहजीब अपने हाथ में चाय का कप लिए कमरे की तरफ चल दी। आंखें साफ की और शाम के खाने का मेन्यू तैयार करने लगी। इसे पता था कि शाम का खाना सास साहिबा इसी से बनवाने वाली हैं। मायदा को ज्यादा काम करवाया तो इसका रंग मान न पड़ने लगे। कोई काम ढंग से नहीं करती, इसका तो दिल ही नहीं चाहता किसी काम को हाथ लगाए।
कोई काम बोलो तो मौत पड़ जाती है महारानी को, ऐसे अकड़ दिखाती है जैसे कोई काफ की शहजादी है। आयशा खातून अपनी हसीन और जमील बहू के कमरे में बैठी तहजीब की गीबतों में मसरूफ थी, जबकि इनको इस बात का इल्म नहीं था कि इस कमरे के साथ जो किचन है वहाँ तहजीब सब्जी काटते हुए सब कुछ सुन रही है। जी मामा जान, मैंने भी देखा था, सुबह फोन पे बड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। मायदा ने सास की हाँ में हाँ मिलाते हुए आयशा बेगम को तहजीब के मुतालिक मजीद बहकाया। मायदा पहले भी तहजीब की चुगलियां भरपूर अंदाज से करती थी, लेकिन आज तो तहजीब ने अपने कानों से सुन लिया। ये वही मायदा थी जो इन सब की नज़र में निहायत हसीन और जमील थी, जबकि इसका सिर्फ रंग घोड़ा था। ये हुस्न पड़ी चुगलियां और गीबतें करना पूरे जोशो खरोश से जानती थी। तहजीब को ये सब सुनकर ऐसा धचका लगा कि इसका सर चकरा गया, हाथ से चाकू नीचे गिरा और दूसरे हाथ से सारी सब्जी बिखर गई। मायदा से तो मुझे ये उम्मीद ना थी, वो तो पढ़ी लिखी लड़की है। मैं समझ रही थी शायद ये लड़की मेरा दुख समझेगी, मगर ये तो इन्हीं में शामिल हो गई। जितनी मोहब्बत और इज्जत मायदा को ससुराल से मिली थी, इसने तो ससुराल का दम भरना था। भला एक सांवली और तन्हा भाभी का साथ वो क्यों कर देती? ऐसी भाभी जिसको सब नीच समझते थे, जिससे कभी किसी ने मोहब्बत जाहिर नहीं की थी, ना इसे कोई अच्छा समझता था, ऐसी औरत का साथ मायदा क्यों कर देती? आज तहजीब का दिल इस अंदाज से टूटा कि शायद अब कभी न जुड़ता। ये हसीन चेहरे भी कितने भयानक होते हैं, इन चेहरों पर भी निकाब होता है। इस निकाब के पीछे का चेहरा सिर्फ वो खुद जानते हैं या फिर वो खुद भी नहीं जानते, क्योंकि दुनिया इनके चेहरों को हसीन और शादाब समझकर इस कदर सराख करती है कि ऐसे लोग इन्हीं चेहरों को सच समझने लगते हैं, जबकि इनके पीछे छुपा असल वाला चेहरा कोई दूसरा नहीं जान सकता। इस असल वाले चेहरे से तहजीब जैसे लोग आशना होते हैं। मायदा की बातें तहजीब की समातों पर बिजली बनकर गिरी। इसे धचके के साथ शिद्दत से बुखार ने आ लिया। कई रोज तक वो बुखार में मुब्तला रही। इसी हालत में बच्चों को खाना भी बना कर देती रही, सास साहिबा बदस्तूर काम भी करवाती रही। तहजीब नाम आंखों के साथ बगैर किसी बात का इनकार किए अपने फराइज बखूबी अंजाम देती रही। इसी दौरान मायदा को भी फ्लू ने आ लिया। सुबह से शाम तक वो छींके मारती रही और जुकाम से इसके सर में दर्द हो गया। तुम किस कदर लापरवाह इंसान हो आसिम, बीवी सुबह से बीमार है, इतना जुकाम लग गया मायदा को, जरा सा भी होश है तुम्हें, कम से कम डॉक्टर को घर बुला लो, बाकी इसकी देखभाल मैं खुद कर लूंगी। आयशा खातून ने छोटे बेटे आसिम को सब घर वालों के सामने डांट पिला दी। अम्मी जी, सुबह से ये अल्फाज आपने मुझे 20 दफा कहे हैं। मैं फारिग नहीं था, जब फारिग हुआ तो डॉक्टर को कॉल कर दी थी। डॉक्टर शहजाद इस वक्त मरीजों के साथ बिजी था, अभी आ जाएगा, फिक्र न करें। वैसे भी आपने मायदा को छोटे गोश्त की यखनी बनाकर पिलाई है, मुझे आपसे ज्यादा फिक्र है। आसिम ने एक लंबी सी तकरीर माँ के सामने कर दी। आय है, कब आएगा डॉक्टर? कब से बेचारी बेड पे चुपचाप पड़ी है, देख तो बेचारी का क्या हाल हो गया है, यखनी भी पिलाई है, सर भी दुबाया है, इसको कहीं बुखार ना हो जाए। आयशा खातून शदीद मुस्तरब नजर आ रही थी, जबकि मायदा अपने कमरे में सुकून की नींद सो रही थी। तहजीब को हराने वाला दिन अपनी सास की नई से नई रोनमा होने वाली बातें तोड़ जाती। ये बदबख्त कई दिन से बुखार में मुब्तला थी। इसी बीमारी की हालत में वो सारे काम काज करने के साथ साथ बच्चे भी संभालती और दिल को चीर देने वाली नाइंसाफियां भी अपनी आंखों के सामने देखकर सब्र करके रह जाती। हैदर ने भी इसकी बीमारी की तरफ कोई खास तवज्जो ना दी और ना ही घर के किसी फर्द ने इसको डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दिया। इसका सीना अंदर तक छलनी हो चुका था, लेकिन वो किसी को अपना सीना चीर कर नहीं दिखा सकती थी, ना ही वो किसी को बता सकती थी कि इसके अंदर भी एक नाजुक बहू थी जिसको मोहब्बतों की जरूरत थी। कम से कम इसकी वफादारियों और खिदमतों को सराह दिया जाता, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। कई साल इस घर में गुजर जाने के बाद भी कभी किसी ने हमदर्दी के दो बोल नहीं बोले, ऐसे बोल जो मायदा से हर कोई बोलता है, ऐसी मोहब्बत जो मायदा से हर कोई करता है, नजरों में भरा हुआ ऐसा प्यार जो सब मायदा पे निछावर होता। मायदा को आते ही वो हकूक दे दिए गए थे जिनकी असल हकदार तहजीब थी, मगर तहजीब को सानवी हैसियत से नवाजा गया क्योंकि इसके चेहरे की रंगत सांवली थी। मायदा का रंग बेशुमार गोरा होने की वजह से वो शादी के कुछ साल बाद भी ऐसी सराही जाती थी जैसे आज ब्याह कर इस घर में लाई गई। मायदा को अपनी हैसियत का जल्द इदराक हो गया, जिसकी वजह से वो भी तहजीब भाभी को मुंह नहीं लगाती और ना इनकी इज्जत करती थी। जब पूरा घराना तहजीब की इज्जत नहीं करता था तो मायदा क्यों कर इस औरत को इज्जत और एहतराम देती। जब हर कोई तहजीब की पीठ पीछे इसकी बुराई करता तो मायदा भी इस काम में सास का भरपूर साथ देती। वो हरगिज पीछे न रहती। मायदा का यही अमल तहजीब को तोड़ गया। तहजीब का दिलो दिमाग कभी शल हो जाता। मुझे खुद समझ नहीं आता कि मुझसे क्या गुनाह हो गया। मैंने तो हमेशा मजदूरों की तरह इस घर में काम किए, कभी इनको किसी बात पर इनकार नहीं किया, कभी किसी ने मेरे नखरे इस तरह नहीं उठाए जिस तरह छोटी बहू के उठाए जाते हैं। और वजह एक ही है, वो ये कि मैं सांवली हूँ। भला अम्मी ने मुझे क्यों ब्याह दिया?
مجھے وہ زندگی یاد آتی ہے جب میں کنواری تھی. کبھی کسی دوست نے کالی ہونے کا تانا نہیں دیا, کبھی کسی بہن بھائی یا کزن نے میری رنگت کو لے کر مجھے حقیر نہیں جانا. اف خدایا, میں کس قدر حقیر جانی جاتی ہوں یہاں. میری اتنی تذلیل ہوتی ہے مگر میں کچھ نہیں کر پاتی, نہ کسی کو کچھ کہہ سکتی ہوں. حیدر اپنے گھر والوں سے بے شمار محبت کرتے ہیں, وہ میری بات سن بھی لیں تو کچھ نہیں کہتے. شاید وہ بھی میری طرح بس خاموشی سے وقت گزار رہے ہیں, جیسے میں وقت گزرنے کا انتظار کرتی ہوں. کیا میں خوبصورت نہیں ہوں امی؟ تم بہت خوبصورت ہو, اتنے تیکھے اور حسین نقوش ہیں تمہارے. صرف رنگت ذرا سی گندمی ہے. تمہیں پتہ ہے گندمی رنگت میں کتنی کشش اور حسن ہوتا ہے؟ نہیں امی, یہ سب آپ کہہ رہی ہیں کیونکہ آپ ماں ہیں. یہ معاشرہ گندمی رنگت کو قبول نہیں کرتا, خاص طور پر ہم جیسے مڈل کلاس لوگ سفید رنگ کو فوقیت اور ترجیح دیتے ہیں. کیا آپ جانتی ہیں, حیدر بھی کبھی کبھی مائدہ سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں تو میرا دل جلتا ہے. وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے امی, پر لیکن خدا نے اس کو گورا رنگ دے کر اسے دنیا میں سبقت عطا کر دی ہے. گھر کے سب مرد اس کی گورے رنگ کے دل دادا ہیں. میرے سامنے رنگ نے مجھ پر بہت سارے بوجھ اکٹھے ڈالے ہیں. سب سے بڑا بوجھ اس کی توہین آمیز جملے کو سننا ہے کہ مائدہ جیسی شہزادی اس خاندان کو گفٹ ملی ہے. کیا میں نے اس گھر کے لیے کچھ نہیں کیا؟ میں نے تو ماہ شباب اس گھر پر وار دیے, لیکن کسی کو اس بات کا ادراک نہیں. امی, میری سب خدمتیں رائے کا گئیں. میرے خلوص, میری چاہتے, میرا دن رات ایک کرنا سب بیکار گیا. وہ نمناک آنکھوں سے سامنے والی دیوار کو دیکھتے ہوئے لہجے میں درد بھرے ہوئے امی سے فون پر بات کر رہی تھی. تم جنت میں حوروں کے ساتھ ہوگی, اس لیے خدا نے تم پہ یہ آزمائش ڈالی ہے. ماں تھی سے زیادہ مناسب جواب نہ دے سکی. سنو, وہ حسین و جمیل لڑکی آنکھوں میں کئی خواب لیے پھرتی تھی اجاڑ جنگل میں. کچھ لمحوں نے اسے توڑ دیا. سینہ اس کا چھلنی تھا, وجود اس کا بکھرا ہوا تھا. وہ روپ کی شہزادی اپنے رنگ سے مات کھا گئی تھی. اس کی رنگت سانولی سی اس کے آرے آ گئی تھی. اس کو زمانہ دھتکار چکا تھا, رنگ بدبخت کا سلونا تھا.